जैसे आज आप कहीं पे ओला बुक करते हैं या रैपिडो बुक करते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर किसी ने सिस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नॉलेज होगी जरा सी भी, लोकेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से कोई सी भी चीज कहां पे लोकेट होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, योर सोशल साइंस फैकल्टी। वेलकम टू मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं, एक वन शॉट लेक्चर लेके चलेंगे हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी से बिलोंग करता है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्या साइज है, क्या लोकेशन है। साइज मतलब आप समझते ही हैं कितना किलोमीटर्स है, क्या लैंड मास है, कितना सरफेस एरिया है, या कोस्ट लाइन उसकी कितनी लंबी है। और हम उसकी लोकेशन भी देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन या अदर कंट्रीज की लोकेशन किस तरीके से डिसाइड करी जाती है। कैसे हम देखेंगे कि वर्ल्ड के मैप में अगर हमें इंडिया को लोकेट करना है तो उसका क्या एक मेजरमेंट हो सकता है कि हम उसे किस तरीके से लोकेट करेंगे। वो सारी की सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर या इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। वन शॉट लेक्चर होगा, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे के आसपास ये लेक्चर होने वाला है, लेकिन इसको फर्स्ट एक ही लेक्चर में क्या करेंगे, हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो क्या करना है, एंड तक देखना है, ताकि हम इंडिया की साइज और लोकेशन को आराम से कंप्लीट कर सकें। तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं हर लेक्चर में, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, लोकेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से कोई सी भी चीज कहां पे लोकेट होती है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? जैसे आज आप कहीं पे ओला बुक करते हैं या रैपिडो बुक करते हैं तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, जैसे यूज माय करंट लोकेशन पे आप क्लिक करते हैं तो जीपीएस क्या करता है, जीपीएस अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन पे वहां पे रख देता है, और ओला वाला जो ड्राइवर होता है या रैपिडो वाला जो ड्राइवर होता है वो आपको वहां पे पिक करने आ जाता है। तो वो किस तरीके से काम करता है, वो लोकेशन कैसे मिलती है, और इंडिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, वो किस तरीके से मेजर करी जाती है, किस तरीके से लोकेशन को ढूंढा जाता है, कैसे लोकेट करा जाता है, वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साइज के बारे में हम देखेंगे कि इंडिया की साइज क्या है, इंडिया का वर्ल्ड से किस तरीके से कनेक्शन रहा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है, और हम देखेंगे इंडिया के पड़ोसी देश यानी कि नेबरिंग कंट्रीज भी हम इसके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या है, What are we going to learn in this chapter? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन के अंदर हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन चारों पार्ट्स को हम बहुत ही तफसीर से आराम से पढ़ेंगे और एक एक चीज को गौर से समझते हुए चलेंगे। तो क्या है वो चारों पार्ट, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में। क्या बात करेंगे हम बच्चों? सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कहां पे लोकेटेड है और वो किस तरीके से लोकेशन निकाली जाती है, वो हम देखेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा इंडिया की साइज, कि इंडिया की साइज क्या है। साइज मतलब इंडिया का एरिया कितना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो बाकी की 6 कंट्रीज कौन सी है, इंडिया का एरिया कितना है ना, यहाँ का लैंड मास कितना है, ये हम देखेंगे कि इंडिया का लैंड मास कितना है। कोस्ट लाइन के बारे में हम देखेंगे कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, वो हम इस सेकंड वाले टॉपिक यानी कि साइज वाले टॉपिक के अंदर जानेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा इंडिया एंड द वर्ल्ड, कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन रहा है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस रही है, वो चीज हम थर्ड टॉपिक के अंदर बहुत ही तफसीर से जानेंगे। और लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियाज नेबर्स, यानी कि इंडिया के पड़ोसी देश के कौन कौन से हैं और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, या कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, कितनी कितनी बाउंड्री शेयर करता है, वो सब हम जानने की इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे कोशिश करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने चैप्टर को लेके चलने वाले हैं। हम लोकेशन बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड हम पढ़ेंगे, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका फर्स्ट टॉपिक। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि इंडिया एक एशियंट सिविलाइजेशन रही है वर्ल्ड की, यानी कि इंडिया का एक इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, आप जानते हैं यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं, काफी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे चलती है, अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। ईस्ट का एक अलग कल्चर चलता है, नॉर्थ का एक अलग कल्चर चलता है, साउथ में आप जाओगे तो साउथ का एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा, वेस्ट में आपको थोड़ा अलग कल्चर देखने को मिलेगा। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के लोग या अलग अलग तरीके के डाइवर्स कल्चर यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
तो इंडिया इज वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। ये भी आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड की काफी सारी पुरानी एशियंट सिविलाइजेशंस में से या सभ्यताओं में से एक भी है। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades। सर ये डिकेड्स क्या होता है बेटा? डिकेड्स होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, है ना, ये ध्यान रख लेना। डिकेड्स का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। जो 10 सालों का दौर होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिकेड्स कहते हैं। तो आने वाले मतलब पिछले 5 डिकेड्स के अंदर इंडिया ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर वो तीनों सेक्टर्स पढ़े होंगे, एक प्राइमरी सेक्टर पढ़ा होगा, एक सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा होगा, एक टर्शियरी सेक्टर पढ़ा होगा। तो किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया ने लास्ट 5 डिकेड्स में इन तीनों सेक्टर्स में काफी अच्छी क्या करी है? ग्रोथ अचीव करी है। इंडिया इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेडिंग के जरिए भी। अगर हम देखा जाए, अभी हम इस चैप्टर में आगे बात करेंगे कि इंडिया जो हमारा थर्ड टॉपिक है इंडिया इन द वर्ल्ड वाला, उसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हम ईस्ट के साथ या किस तरीके से हम बात करेंगे वेस्ट के साथ हम किस तरीके से ट्रेडिंग के जरिए कनेक्टेड थे, और जब तक ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले किस तरीके से कनेक्टेड थे, कौन कौन से ट्रेवलर्स आया करते थे, किस किस तरीके के विचार अपने साथ लेके आया करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कमोडिटीज, आइडियाज, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करी जाए तो इंडिया एक एशियन सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड है, और लास्ट 5 डिकेड्स में इंडिया ने जो है काफी ज्यादा देखा जाए तो एक ग्रोथ अचीव करी है हर ही सेक्टर में, है ना, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है, सॉरी प्राइमरी सेक्टर हो सकता है, वो सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था बच्चों एक चैप्टर का। अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले बात करनी है इंडिया की लोकेशन के बारे में, कि इंडिया की लोकेशन कहां पे है। अब जैसे आप क्या बोलोगे, इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडियन ओशन के नॉर्थ में कैसे बोलेंगे? हाँ, या एशिया के साउथ वाला पार्ट है वहां पे इंडिया लोकेटेड है, कैसे बोलेंगे? एक इंडिया की परफेक्ट लोकेशन तो हमें पता होनी चाहिए ना, कि इंडिया लोकेटेड कहां करता है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको हम आराम आराम से समझेंगे, क्योंकि जनरली बच्चे यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी ने सिस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नॉलेज होगी जरा सी भी, या बहुत अच्छी नॉलेज होगी, जिसने सिस क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, वो यहाँ पे सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है सॉरी वो आप आराम से समझ पाओगे। तो देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट क्या देखने को मिलता है हमें। इंडिया इज लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आता है कि इंडिया जो है वो कहां पे लाई करता है बच्चों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कुछ ऐसे समझो आप, ये देखो ये पूरा हमारा एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हमारा अर्थ है, ठीक है। ये फ्लैट सरफेस पे बना हुआ है, ऐसे तो फ्लैट सरफेस है हमारे जो पैनल है, लेकिन अर्थ की अगर आप शेप देखोगे तो वो किस शेप में है? जियोइड शेप में, है ना। ऊपर से अगर पोल्स में से आप देखोगे, जैसे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, यहां से आप देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। ये अगर आप हमारी चीज देखेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अगर आप गौर करेंगे बच्चों, तो यहां से थोड़ा सा क्या है, ये फ्लैट है ना, जियोइड शेप में है। किस शेप में है बच्चों? जियोइड शेप में है, ठीक है, अर्थ हमारा जो, ठीक है। और इधर से क्या है, थोड़ा सा इसकी बल्जिंग शेप है, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है। अब इसमें देखा आपने काफी सारे कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और काफी सारे ओशियंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें हमारा भारत देश महान कहाँ पे है? ये हमारा भारत देश यहाँ पे महान यहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसको लोकेट कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप बताना चाहोगे कि आपकी लोकेशन क्या है, आपके देश की, आपकी कंट्री की लोकेशन क्या है, तो उसको बताना बहुत जरूरी है। उसको कैसे लोकेट करोगे कि इंडियन ओशन के नॉर्थ में है, या एशिया का साउथ वाला पार्ट है, या पैसिफिक ओशन के वेस्ट में है, या अफ्रीका के ईस्ट में है? इस तरीके से लोकेशन बताएंगे क्या? अफ्रीका के ईस्ट में तो काफी सारी कंट्रीज आ जाएगी, पैसिफिक ओशन के वेस्ट में काफी सारी कंट्रीज आ जाएगी, इंडियन ओशन के नॉर्थ में देखेंगे तो वहां पे काफी सारी कंट्रीज आ जाएगी, और एशिया के अगर आप साउथ में देखेंगे तो उसमें भी काफी सारी कंट्रीज आ जाएगी। तो किस तरीके से हम लोकेट करें कि इंडिया की एक एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो उसको लोकेट करने के लिए ये जो पूरा हमारा अर्थ है, या जो हम ये कह सकते हैं पूरा जो हमारा स्फेयर है, इसको एक दो पार्ट में डिवाइड करती है एक इमेजिनरी लाइन। याद रखना बच्चों, कौन सी लाइन? इमेजिनरी लाइन, ताकि हम किसी चीज को लोकेट कर सकें। वो कौन सी लाइन होती है बच्चों? 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब जो लेटा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों? जो लेटा हुआ है, ये वाली लाइन जो है आपकी, ठीक है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। जो ये दिख पा रही होगी आपको, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड ये ब्लैक लाइन में जो दिख रहा है यहाँ पे 0 डिग्री आपको दिख रहा है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसने क्या करा है, इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसके नॉर्थ वाला जो पार्ट हो गया बच्चों, वो क्या कहलाएगा? वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
क्या कहलाएगा बच्चों? वो आपका कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, स्फीयर को जब दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर कहते हैं। और इस 0 डिग्री के जो साउथ वाला एरिया है, ये नीचे वाला एरिया, इस 0 डिग्री के जो नीचे जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको आप समझ पा रहे होंगे कि इसे क्या कहते हैं? हम इसे हम क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। यानी कि एक इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिनरी, इसे बनाया गया है ताकि लोकेशन को हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, इसको ढूंढने मत चले जाना कि कहां पे ये लाइन बनी हुई है। ये एक इमेजिनरी लाइन है ताकि हम क्या कर सकें? किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकें। तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब कैसा होता है? जो लेटा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है जो लेटा हुआ दिख रहा है आपको? ठीक है, ये लैटिट्यूड होता है। तो इसने क्या करा? इस अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसका जो साउथ वाला पार्ट है वो हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जितनी भी हम डिग्रीज पढ़ेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, उन सब के आगे किस तरीके से इंडिकेट करेंगे उसे बेटा? उसे एन से इंडिकेट करेंगे। उसे किससे इंडिकेट करेंगे? एन से इंडिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री के ऊपर कहां पे है? नॉर्थ में है। तो अब आप इस सिचुएशन को देखिए और समझिए कि 0 डिग्री के ऊपर आपको इंडिया दिख रहा है या 0 डिग्री के नीचे आपको इंडिया दिख रहा है? आपको इंडिया कहां पे दिख रहा है? 0 डिग्री के ऊपर। तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि इंडिया जो है वो पूरे स्फीयर के अंदर या पूरे हेमिस्फीयर के अंदर कौन सी जगह पे सिचुएटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है बच्चों। कहां पे सिचुएटेड है बच्चों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। लेकिन यहां पे भी एक मसला उलझ जाता है। क्या है वो मसला? वो मसला ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो काफी सारी कंट्रीज है। ठीक है, काफी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया भी दिख रहा है, अफ्रीका भी दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका भी हमें दिख रहा है। काफी सारी कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को और कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन हमें कैसे पता चलेगी? सवाल तो ये भी उठेगा, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि 0 डिग्री के ऊपर यानी कि 0 डिग्री के नॉर्थ में, जब आप 0 डिग्री लैटिट्यूड से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ोगे तो वो सारे नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगे। और जब आप 0 डिग्री से साउथ में यानी कि साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करोगे तो वो सारे के सारे कौन से लैटिट्यूड कहलाएंगे? साउथ वाले लैटिट्यूड कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो इंडिया कहां पे? 0 डिग्री के नॉर्थ में है। तो ये कौन से हेमिस्फीयर में हो गया बच्चों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया है। लेकिन मसला अभी भी ये निकल के आ रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो काफी सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज है। तो इंडिया को किस तरीके से आप लोकेटेड करोगे? तो उसमें फिर निकल के आती है एक इंपॉर्टेंट रोल, लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है। 6th क्लास में अगर आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत ही इजी लग रही होगी, और नहीं लग रही है तो अभी इजी कर देंगे, चिंता नहीं करनी उस बात की। तो ये लॉन्गिट्यूड का फिर यहां पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। लैटिट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? जो लेटा हुआ है वो इमेजिनरी लाइंस जो लेटी हुई है उसे हम कहेंगे लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या है बेटा? जो इससे बिल्कुल स्ट्रेट, लॉन्ग जो होती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, ये लॉन्गिट्यूड से बेटा, है ना, जो ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। एक संतरे को देखा होगा ना आपने, एक संतरा होता है ना, उसमें देखा होगा उस तरीके से वो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, ये लॉन्गिट्यूड है बेटा। ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ में क्या कर रही है बेटा? हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रही है। अब याद रखना बेटा, ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं वो कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और कंट्री को नहीं, सॉरी, वर्ल्ड को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड निकला है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से जो निकलता है, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड निकला है बच्चा, ये क्या करता है? इस स्फीयर को दो पार्ट में और डिवाइड कर देता है। इधर वाला हिस्सा हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री के वेस्ट वाला जो पार्ट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है बच्चों? वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। इसलिए आपको ऊपर ये लैटिट्यूड, सॉरी, लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिल रहे होंगे। यहां दिख रहा है बेटा, ये 30 डिग्री ईस्ट दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 30 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये 0 डिग्री के ईस्ट में है, इस तरफ है, इस दिशा में चलना है आपको ना, ईस्ट में चलना है। ठीक है, तो ईस्ट में चलोगे तो ये 30 डिग्री क्या हो गया? ईस्ट लैटिट्यूड, सॉरी, लॉन्गिट्यूड हो गया, क्योंकि 30 डिग्री इधर भी आएगा, 0 के बाद 1 2 3 4 करते करते 90 तक जाएगा, इधर भी 90 तक जाएगा। लैटिट्यूड में आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे कर करके 90 डिग्री तक जाएंगे, और इधर से लैटिट्यूड भी 90 डिग्री तक जाएंगे। तो 1 डिग्री इधर भी आ रहा है, 1 डिग्री इधर भी आ रहा है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर वाले कहलाएंगे 1 डिग्री नॉर्थ, और 0 डिग्री के साउथ में जो है वो क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री साउथ। ये वो लैटिट्यूड हो गए। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड को आपको समझना है। लॉन्गिट्यूड कैसे है? जो 0 डिग्री के ईस्ट में है, जो 0 डिग्री के ईस्ट में है, उनके आगे क्या लगेगा बेटा? ईस्ट लगेगा। जैसे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट,
4 डिग्री ईस्ट ऐसे लगेगा। और इस ग्रीनविच मीन टाइम के यानी कि 0 डिग्री के वेस्ट में आप जब चलेंगे तो यहां पे भी क्या होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो आएगा, लेकिन साथ में क्या लगता चलेगा, इंडिकेशन वेस्ट लगता चलेगा। तो इससे कंफ्यूजन क्या होगा, बिल्कुल भी आपको नहीं होगा। तो अब क्या देखने को मिलता है, लेटीट्यूड को अगर बेस बना के देख रहे हैं तो इंडिया किस में सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। और लॉन्गिट्यूड को बेस बना के देख रहे हैं तो इंडिया कहां पे सिचुएटेड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। कौन से किस में सिचुएटेड है बेटा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो इंडिया कहां पे सिचुएटेड है बेटा, अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। समझ में आया या नहीं आया, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इधर वाली जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ईस्ट से इंडिकेट किए जाएंगे, और 0 डिग्री से वेस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उन्हें डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाएगा। तो लैटिट्यूड को बेस बना के देख रहे हैं तो इंडिया कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में हम देख रहे हैं तो इंडिया ईस्ट में है, ना कि वेस्ट में है। तो इंडिया कहां पे लोकेटेड हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में इंडिया हमारा लोकेटेड है। लेकिन मसला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मसला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमें और भी काफी सारी कंट्रीज देखने को मिल रही है। तो अभी भी कैसे हम बता सकते हैं कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो उसके लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन हमने बनाई है, वो आपको पता है, वो बना रखी है, उसको समझते हैं। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड आपको देखने को मिल रहा है बेटा। ये इमेजिनरी लाइन जा रही है, ये 1 डिग्री लैटिट्यूड ऐसे जा रहा होगा यहाँ पे, फिर ये सेकंड, फिर ये है ना 2 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, ये 2 डिग्री लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेगा, ये 3 डिग्री लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं अभी मेनलैंड की बेटा, ठीक है। अब उस वाली स्लाइड पे चलो, ठीक है। अब एक बार अपन क्या करते हैं, एक फर्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं जहां पे हमने इसको रोका था, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये क्या बात हो रही है, अब इसको देखिए, ठीक है। अब इसको देखिए क्या बताया बेटा बात, इंडिया इज लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आपको पता है कि इंडिया क्या है, पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द मेन लैंड, बेटा ये बात ध्यान रखना, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मेन लैंड की, बात हो रही है मेन लैंड की, इसको ध्यान रखना। इंडियन यूनियन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मेन लैंड की, यानी कि इंडिया के मेन लैंड की अगर बात करी जाए तो उसका लैटिट्यूड कितना है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं ना, अभी सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं, उसके बाद आपको उसको मैप में भी समझाऊंगा। फैक्ट क्या है, देखिए लैटिट्यूड देखिए, इंडिया का जो लैंड मास है वो किस लैटिट्यूड के बीच में है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ के बीच में इंडिया का लैटिट्यूड सिचुएटेड है, यानी कि ये इंडिया की लोकेशन है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है इंडिया का। लेकिन ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको इस मैप पे वापस से चलना पड़ेगा। इस मैप को समझिए अब आप देखिए, तो इसको ऐसे समझिए, अब इसको ऐसे समझिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कन्याकुमारी वाला पार्ट है, यहां से एक लैटिट्यूड निकल रहा है, ये देखिए 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री लैटिट्यूड होगा, ठीक है, फिर 2 डिग्री लैटिट्यूड होगा, ठीक है, यहां से एक लैटिट्यूड निकल रहा है बच्चों इस जगह से, ठीक है। इस लैटिट्यूड की जो डिग्री है वो क्या है बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। क्या है बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब ये एन से क्यों इंडिकेट हुआ है, एन से इसलिए इंडिकेट हुआ है बच्चों क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ आपको साउथ में भी देखने को मिलेगा, यानी कि 0 डिग्री साउथ में भी देखने को मिलेगा, इसलिए यहां पे एन से इसे इंडिकेट किया है ताकि 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से आप समझ जाओ कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ ये मेन लैंड का है ना बेटा, मेन लैंड का क्या है बेटा, लैटिट्यूड है, जो कि यहां से निकलता है लगभग कन्याकुमारी से, और इसके ऊपर यहां से जाएंगे आप तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 37 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ, है ना। यहां से एक आपका, एक सेकंड बेटा, यहां से निकल रहा है बेटा एक, यहां से ये बिल्कुल टॉप से है ना, ये कश्मीर से, ये कौन सा है बेटा, ये है 37 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा लैटिट्यूड है, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना, यहां से निकल रहा है, ठीक है, और एक यहां से निकल रहा है, ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड है। लेकिन मसला यहां पे भी है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पे तो ये लैटिट्यूड पूरा यहां तक जा रहा है, तो इस लैटिट्यूड पे तो काफी सारी कंट्री सिचुएटेड होगी, है ना, और 37 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ पे, इस पे भी काफी सारी कंट्री सिचुएटेड होगी। तो फिर इंडिया की लोकेशन कैसे पता लगेगी, तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर हम सहायता किसकी लेते हैं, किसकी मदद लेते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूड की मदद लेते हैं। फिर हम किसकी मदद लेते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूड की मदद लेते हैं। और
एक लॉन्गिट्यूड यहां से निकलता है बेटा, जो कि आपके गुजरात से निकलता है, और एक लॉन्गिट्यूड आपके यहां से अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। समझ में आया या नहीं आया? तो ये लैटिट्यूड होते हैं बेटा, इस लैटिट्यूड के यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ के बीच में इंडिया है, और इधर से हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूड जो है वो कट कर जाते हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे इस मैप को आप अच्छे से देखिए, इस मैप को अगर आप समझोगे, गौर से देखोगे, तो ये मैप आपको समझ में आ जाएगा। इसको ये देखिए, यहां से ये लैटिट्यूड निकल रहा है, समझ पा रहे हैं बेटा आप? यहां से लैटिट्यूड निकल रहा है, ये देखिए बेटा, यहां से ये लैटिट्यूड निकल रहा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ वाला है ना, यहां से लैटिट्यूड निकल रहा है, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और यहां से ऊपर कहां जा रहा है, बिल्कुल यहां तक 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ में, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है ना, समझ पा रहे हैं बेटा आप? तो वो ही हमारा लैटिट्यूड हो जाता है, ठीक है बेटा। लैटिट्यूड कैसे है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। और लॉन्गिट्यूड क्यों हो जाता है बेटा, लॉन्गिट्यूड में ई क्यों आया है, लॉन्गिट्यूड में ई इसलिए आया है, लॉन्गिट्यूड में ई इसलिए आया है ताकि लॉन्गिट्यूड में ई क्यों आया बेटा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री से इधर क्या होते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर होते हैं, और वेस्ट में क्या होते हैं बेटा हमारे, है ना, 0 डिग्री से उधर होते हैं, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होते हैं। इससे लॉन्गिट्यूड हमारा क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड कैसे बनते हैं बच्चों, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूड बनते हैं, ठीक है, ये ऐसे लॉन्गिट्यूड बनते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, ये ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है आपके, ये लॉन्गिट्यूड ऐसे बनते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और ये लैटिट्यूड होते हैं आपके, जो लेटे हुए हैं, ठीक है, ये लैटिट्यूड होते हैं, ये ऐसे लैटिट्यूड बनते हैं आपके। समझ पा रहे हैं बच्चों आप? ये है लैटिट्यूड जो लेटे हुए हैं, और ये क्या होते हैं बेटा आपके, लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो यहीं से मेन सवाल यही बनता है लोकेशन से इंडिया की, कि लैटिट्यूड कितना है इंडिया का, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड कितना है बच्चों, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स। इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में क्या होता है बच्चों, इंडिया सिचुएटेड है, और इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के जरिए ही आप किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो जीपीएस होता है, जिसमें आप डालते हैं यूज माई करंट लोकेशन, तो जैसे आप यूज माई करंट लोकेशन पे क्लिक करते हैं, तो नेट जो है आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग आपकी इस लोकेशन को सेट कर देता है, और ओला और रैपिडो वाला उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जरिए ही आप तक पहुंच पाता है। तो आई होप आपको ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सर तो इनका काम क्या होता है, काम सिर्फ इतना सा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, कि किसी भी जगह की लोकेशन को पता करने में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें मदद करते हैं। दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी जगह की लोकेशन को पता करने में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडिया की साइज और लोकेशन, तो हमने इंडिया की लोकेशन को फाइंड करने का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ढूंढ लिया है, जो कि क्या है, लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड कितना है बच्चों, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट आपका लॉन्गिट्यूड देखने को हमें मिल जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज समझ में आई होगी बेटा, है ना। ये लैटिट्यूड हो गए हमारे, ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ था बेटा ये, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ था, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा, कोई यहां तक प्रॉब्लम, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा मैप से और समझते हैं कि क्या है। अब देखिए बेटा, जैसे कि हमने 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में बात करी थी 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करना चाहें तो आप ये पुराना पीछे वाला देख सकते हैं, ये 0 डिग्री इक्वेटर यहां से निकल रहा है, ये 0 डिग्री इक्वेटर यहां से निकल रहा है बच्चों। जो 0 डिग्री इक्वेटर क्या करता है, इस स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक सदर्न हेमिस्फीयर में। वैसे ही यहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में और 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ में एक यहाँ से क्या होता है बेटा, एक यहाँ से लैटिट्यूड पास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। यहाँ पे बात समझने वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। जो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नाम ऐसा क्यों है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों कहते हैं और 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ को
ठीक है, जो एस लिखा हुआ होता है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों कहते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है, वो क्या करता है बच्चों, इंडिया को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि वो इंडिया के लगभग लगभग मिड में से यानी कि सेंटर में से निकलता है। सर कैसे निकलता है, इसको ऐसे समझिए। या देखिए, यह स्टेटमेंट भी दे रखा है पूरा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, इट पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखिए सवाल बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड क्या होता है, तो वो लैटिट्यूड आपको ध्यान रखना है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये एन जरूर याद रखना, क्योंकि इंडिया कहां पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और लैटिट्यूड की बात हो रही है। ठीक है बेटा, लैटिट्यूड की बात हो रही है, तो कहां से निकलता है बेटा, लगभग लगभग ये देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लगभग लगभग क्या है बेटा, ये सेंटर में से इंडिया को काटती है, यानी कि इंडिया को दो इक्वली पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग लगभग डिवाइड करती है। और याद रखना इमेजिनरी लाइन है, मैं फिर बोल रहा हूं, ढूंढने मत निकल जाना कि ऐसी कोई लाइन बनी हुई है। किस किस स्टेट से निकलती है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। वेस्ट से चलो गुजरात, गुजरात के बाद फिर हमारा रंगीला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश जहां पे अभी इलेक्शन हुए थे, छत्तीसगढ़ में भी हुए थे, फिर झारखंड आ जाओ हमारे यहाँ ना कोल वाली जो बेल्ट है, फिर वेस्ट बंगाल आ जाओ, फिर त्रिपुरा और ये मिजोरम जो हमारे ईस्ट के स्टेट्स हैं। यानी कि लगभग लगभग इन सभी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है बेटा, क्रॉस होती हुई निकलती है। यहां से अगर आप देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां से वेस्ट से लेकर पूरा ईस्ट तक किन किन स्टेट से क्रॉस करती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, यहां से आपके बहुत बार एग्जाम में सवाल बनता है, तो इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड आपको याद रखना है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, जो कि इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, लगभग लगभग इंडिया के सेंटर में से निकलती है। किन किन स्टेट से निकलती है सर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वो लैटिट्यूड है। तो ये है लोकेशन बेटा इंडिया की, जो मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाया हूं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जरिए हम किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स से मतलब इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा सवाल यहीं से ही बनता है कि इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। बस आपको हेमिस्फीयर पे ध्यान रखना है कि कहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आएगा, कहां पे सर्दर्न आएगा, कहीं पे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आएगा, कहीं पे वेस्ट लॉन्गिट्यूड आएगा, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर, जो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उसे W से इंडिकेट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। क्लियर बच्चों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है हमें, अब देखिए फोकस कीजिए टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड, है ना, मेन लैंड की आप साउथ ईस्ट में फोकस करते हैं, यानी कि ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है इंडिया का, और ये हमारा वेस्ट है। तो इंडिया के साउथ ईस्ट में फोकस करते हैं, यानी कि इस वाले रीजन में, है ना, ये साउथ ईस्ट वाला रीजन है। इस साउथ ईस्ट वाले रीजन में अगर हम आप फोकस करते हैं तो यहाँ पे हमें अंडमान निकोबार आइलैंड और बे ऑफ बंगाल भी देखने को मिल जाता है। कमेंट सेक्शन में एक चीज का जवाब मुझे देना है, बताना है आपको, आप बताएंगे कि बे और गल्फ में क्या डिफरेंस होता है। जैसे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, बे और गल्फ में क्या डिफरेंस होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसके ऊपर एक छोटी सी एक हल्की सी वीडियो बना के लेके आऊंगा, जिसमें गल्फ ऑफ खंबत या बे के बारे में भी, मतलब गल्फ ऑफ मन्नार और मतलब अलग अलग गल्फ्स के बारे में और अलग अलग बे के बारे में हम बात कर लेंगे। तो साउथ ईस्ट को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है। और अगर आप साउथ वेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पे लक्षद्वीप और अरेबियन सी आपको देखने को मिल जाते हैं। और लक्षद्वीप अभी ट्रेंडिंग में है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में क्या विवाद चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, वहां के प्रेसिडेंट ने से क्या स्टेटमेंट दिए हैं, किस तरीके से टूरिज्म जो है वो इफेक्ट हो रहा है मालदीव्स का, वो आपको बताना है। क्योंकि लक्षद्वीप और मालदीव्स वाला जो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। जैसे कि हमें पता है कि साउथ ईस्ट में अगर हम इंडिया के देखते हैं तो इंडिया के मेनलैंड के हिस्से हैं बेटा अंडमान निकोबार आइलैंड और बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है बेटा वो इंडिया का ही हिस्सा है। और जो ये साउथ वेस्ट में हम देख रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड, जिसमें 36 आइलैंड थे, लेकिन अब 36 नहीं है, तो 35 आइलैंड्स ही रह गए, इसमें एक डूब गया था। और 35 आइलैंड्स में भी कम से कम 8 से 10 ही सिर्फ एक्सप्लोर किए हुए हैं, बाकी सारे के सारे अनएक्सप्लोर्ड हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड भी क्या है बच्चों, जो है, ठीक है, ये आइलैंड्स का ग्रुप है ना बेटा, ग्रुप ऑफ 35 आइलैंड्स है ना। कहीं पे आपको 36 भी देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको 35 आइलैंड्स का ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा।
तो ये लक्षद्वीप आइलैंड भी जो है वो क्या है बेटा, इंडिया का ही पार्ट है। तो अगर आप मेन लैंड के हिसाब से फोकस करेंगे बेटा, सुनना बेटा, अगर आप इंडिया के मेन लैंड के हिसाब से फोकस करेंगे तो इंडिया का जो सर्दर्न पॉइंट है यानी कि साउथर्न पॉइंट है, जो इंडिया का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, सर्दर्न पॉइंट है, वो आपको कौन सा मिलेगा, कन्याकुमारी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ वाला आपको लैटिट्यूड मिलेगा। लेकिन आप जब इंडियन यूनियन की बात करते हैं जिसमें आपके अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड भी आ जाते हैं, तो इसका सर्दर्न मोस्ट पॉइंट बन जाता है बेटा आपका इंदिरा पॉइंट। और ये नोट करके भी यहां पे लिखा हुआ है द सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, याद रखना बेटा, किसकी बेटा, द सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन की बात हो रही है। इंदिरा पॉइंट वो डूब गया था, यानी कि जो सुनामी आई थी बेटा 2004 में, 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था बेटा सुनामी की वजह से, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड के इधर थोड़ा सा पड़ता है। यहाँ पे कुछ 6 डिग्री 45 मिनट्स है ना, कुछ 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ कुछ इसका लैटिट्यूड है, ठीक है। इस तरफ है ना, थोड़ा सा इस तरफ पड़ता है, इस जगह पे 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ का कुछ इसका क्या है बेटा, लैटिट्यूड है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो इंडियन यूनियन के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा बेटा तो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मैनलैंड के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा बेटा तो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ वाला, यानी कि हमारा कन्याकुमारी वाला पॉइंट यहाँ पे सर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मेनलैंड। और इंडियन यूनियन की बात होगी तो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पे सिचुएटेड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरीके से, ये देखिए बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकल रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड आपको याद रखना है। लैटिट्यूड क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है बेटा, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है तो सारी की सारी चीजें नॉर्थ से लोकेटेड करी जाएगी क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, सिचुएटेड है। तो इस तरीके से कुछ क्या है, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी कि बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरेबियन सी क्या क्या चीजें हैं। और लक्षद्वीप और मालदीव्स वाली कंट्रोवर्सी आपको बतानी है। तो ये हमारा लोकेशन वाली बात हमने पढ़ ली है कि इंडिया की लोकेशन क्या है। लोकेशन में आपको चीजें ध्यान रखनी है बेटा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ध्यान रखना है, उसको अच्छे से याद रखना है। मैंने बता दिया कि लैटिट्यूड किस तरीके से मदद करते हैं किसी जगह की लोकेशन जानने में, और लॉन्गिट्यूड का भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम वर्ल्ड में किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लोकेशन वाला टॉपिक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमने समझ लिया है कि इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया वर्ल्ड के मैप के अंदर या कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस जगह पे सिचुएटेड है, वो सारी की सारी चीज हमने समझ ली है। सेकंड, अब हम देखेंगे इंडिया की साइज क्या है, ठीक है, साइज हम देखेंगे, इसकी लेंथ वगैरह ब्रेथ वगैरह हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया की साइज देखते हैं, तो इंडिया का एरिया कितना है। सबसे पहला आता है इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% कवर करता है। जैसे अगर वर्ल्ड को हम 100% मान लेते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, वर्ल्ड को हम यहाँ पे 100% मान लेते हैं, तो एरिया कितना है इंडिया का, इंडिया का एरिया कितना है बच्चों, साइज क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के 100% का कितना परसेंट है बच्चों, 2.4% है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो दोनों के दोनों आपको यहां पे बता दिए हैं। और इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द इन द वर्ल्ड, ठीक है बेटा। तो एरिया याद रखना है आपको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट हो जाता है बच्चों, 2.4% हो जाता है। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। ये रहा बेटा हमारा प्यारा देश महान। अब इसमें देखिए बेटा, ये जो लैंड बाउंड्री आपको दिख रही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए पहला आप बेटा, ठीक है। जो सरफेस, जो एरिया है इंडिया का वो तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, उसको साइड में रखो। अब हम बात कर रहे हैं लैंड बाउंड्री की, है ना, जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट होता है, जो अर्थ क्रस्ट वाला लैंड वाला पार्ट होता है, उसकी बात कर रहे हैं। लैंड बाउंड्री कितनी है बच्चों, 15,200 किलोमीटर, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये कितना है बेटा, 15,200 किलोमीटर है। कितना है बेटा, 15,200 किलोमीटर वाला ये पार्ट हमारा लैंड बाउंड्री है। और कोस्ट लाइन यानी कि तटीय रेखा कितनी है, तो वो है बेटा 7,516.6 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड की कोस्ट लाइन को मिला के इंडिया की कोस्ट लाइन कुल कितनी है बेटा, 7,516.16 किलोमीटर। वो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं रखने हैं, समझना भी है चीजों को। लैंड बाउंड्री कितनी है बेटा, 15,200 किलोमीटर, जो कि ये इंडिकेट आपको कर रखा है। और ये आपकी कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग
ये आपका हो गया लक्षद्वीप और इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कोस्ट लाइन कितनी है बेटा 7516 किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दो फैक्ट है जहां से सवाल बार बार एग्जाम में बनता है, और इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। अब सर आपने ये तो बता दिया कि 7th लार्जेस्ट कंट्री तो है, उससे पहले 6 कंट्री कौन कौन सी है, तो याद करने की कोशिश करो साथ साथ के साथ ही सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कौन सी है बच्चों, तो ठीक है, लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है सबसे पहले बच्चा, रशिया है। पहली क्या याद करनी है आपको, रशिया याद करनी है। दूसरी कौन सी है हमारी बच्चों, दूसरी है हमारी कनाडा। ठीक है, कनाडा के लिए या कनाडा के लिए बात एक ही है, ठीक है, उसमें थोड़ा फील आता है। तीसरा क्या है बेटा, तीसरी हमारी लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, यूएसए। फोर्थ है हमारी चाइना, फिफ्थ है हमारी ब्राजील, और सिक्स्थ है हमारी ऑस्ट्रेलिया, और 7th लार्जेस्ट कंट्री जो कि आपको याद रखनी है इंडिया। वैसे बोर्ड में आपसे बस ये पूछा जाता है, सॉरी 9th में आपकी जो एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी, इंडिया। अगर आपको याद रखनी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रख ले, यहां तक भी काम हो जाएगा। रशिया, कनाडा और यूएसए आपको रख लेना है, सिंपल सी ट्रिक है, याद रख लो आरसीयू। ठीक है, आरसीयू, ठीक है, RCU, यानी कि R स्टैंड फॉर रशिया, C स्टैंड्स फॉर कनाडा एंड U स्टैंड्स फॉर यूएसए। याद रखना चाहे तो पूरा रख सकते हैं, कोई दिक्कत। यूसीबी से याद रख सकते हैं, यूसीबी है ना, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन है ना, एक ब्रांड है, तो यूसीबी से यूएसए, चाइना, ब्राजील, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, तो AI से कैसे याद रख लेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इस तरह से कुछ सीक्वेंस आप रख सकते हैं, ट्रिक आप बना सकते हैं। ट्रिक के फेवर में मैं नहीं रहता हूं, याद करना ज्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन ट्रिक चाहे तो आप बना सकते हैं। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड कौन सी है बेटा, इंडिया। बाकी ये रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो कि ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये सातों के सातों लार्जेस्ट कंट्री जो मैंने आपको बता दिए है एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर में, ये आपका लिखा हुआ है विद देयर फ्लैग्स। साइज याद रख लेनी है बेटा 3.28 मिलियन है ना, एरिया याद रखना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का कितना है 2.4% है। 7 लार्जेस्ट कंट्री है। लैंड बाउंड्री कितनी है बच्चों 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन कितनी है बेटा 7,516.6 किलोमीटर। ये कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। चलिए आगे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम देख लेते हैं कि क्या है। देखिए बेटा, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर आप देखते हो इंडिया को तो नॉर्थ वाला जो रीजन है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा, हिमालयन रेंजेस देखने को मिलेंगे। और हिमालयस के अपने फायदे होते हैं बेटा, हिमालयस की वजह से ही यहाँ पर रेनफॉल भी अच्छी होती है, और हिमालयस होने की वजह से ही ज्यादा इन्वेड इस साइड से यहाँ पे नहीं हो पाए, क्योंकि बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन्स के क्या क्या बेनिफिट है, यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो अभी कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन माउंटेन्स की भी अपनी एक इंपॉर्टेंट रोल है बेटा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर यहाँ पे माउंटेन्स नहीं होते बेटा तो इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट मानसून से उतनी रेनफॉल नहीं हो पाती, हो सकता है वो आगे निकल जाता, और माउंटेन्स नहीं होती तो ये हो सकता था कि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ जाती। तो काफी सारे से रीजंस है जिस वजह से यंग फोल्ड माउंटेन्स का इंडिया के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक चीज और समझने की कोशिश करनी है बच्चों, आपको एक चीज और है जो मैं आपको यहां पे सिखाता हूं, अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपके काम आएगी। ये बात ध्यान रखना है बेटा, ये है इंडिया का लैटिट्यूड 80 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं बच्चों, क्या निकालते हैं बेटा, एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं बेटा तो अप्रोक्स 30 डिग्री के आसपास आएगा। किसके पास आएगा बेटा, अप्रोक्स 30 डिग्री के आसपास आएगा डिफरेंस, है ना। लैटिट्यूड के दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ को आप 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ में से माइनस करोगे तो लगभग लगभग जो डिफरेंस आएगा वो 30 डिग्री आएगा अप्रोक्स। सेम वैसे के वैसे ही लॉन्गिट्यूड में भी अगर आप माइनस करते हो, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट को अगर आप माइनस करते हो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट में से, तो लगभग लगभग यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 30 डिग्री का ही डिफरेंस आएगा। यानी कि लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस और लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस। सर ये हमें क्यों बता रहे हो वो मैं अभी आपको बताता हूं, इसको ऐसे समझो आप। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूं उसको आप समझो, ठीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है बस आपको कि जो लैटिट्यूड्स है ना, जो यहां से लैटिट्यूड्स निकल रहे हैं, एक सेकंड बेटा, जो यहां से लैटिट्यूड्स निकल रहे हैं, ठीक है, यहां से जो लैटिट्यूड निकल रहा है और यहां से जो लैटिट्यूड निकल रहा है, और यहां से जो लॉन्गिट्यूड निकल रहा है और यहां से जो लॉन्गिट्यूड निकल रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। ये आपको याद रखना है क्योंकि अब ये थोड़ी देर में काम आएगा। तो जैसे कि हमने क्या बात करी, इंडिया बेटा चारों तरफ से क्या है, मतलब नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट तरफ से क्या है बेटा, यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। और जैसे 22 डिग्री यानी कि 22 डिग्री लैटिट्यूड के हम नीचे चलते हैं बेटा तो ये टैपर्ड होने लग जाता है, ठीक है, ऐसे टैपर्ड होने लग जाता है, काइंड ऑफ पेनिनसुला बनता है ना बेटा। पेनिनसुला समझते हो ना बेटा, लैंड
का वो पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, इधर अरेबियन सी आ गया, इधर बे ऑफ बंगाल आ गया, इधर इंडियन ओशियन आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या है 22 डिग्री के आसपास है ना, 22 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नीचे, ठीक है, या सेंटर में से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो लगभग इसके थोड़ा सा नीचे से क्या होने लग जाता है, इंडिया का मैप थोड़ा सा टेपर हमें देखने को मिलने लग जाता है, और इधर हमें अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल हमें देखने को मिल जाता है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं बेटा? तो अब हमने क्या बात करी थी, ये तो एक सिंपल सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना ज्यादा कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। ये चीज है जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर, एक बार इसको हटा देता हूं मैं, फिर दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक चीज है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज होने का वो मसला क्या है, बच्चे यूं कहते हैं कि सर ये वाला स्टेटमेंट देखिए, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि सर अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आप पूरा का पूरा कहां पे है, ईस्ट में, और गुजरात कहां पे है, वेस्ट में है, वो पूरा ईस्ट में, ये पूरा हो गया वेस्ट में। वहां पे और यहां में 2 घंटे का टाइम का अंतर है, यहां पे 2 घंटे पहले सुबह हो जाती है, यहां पे थोड़ी लेट होती है। समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं। यहां पे अगर सुबह के 8 बज रहे होंगे तो यहां पे सुबह के कितने बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे, यानी कि यहां पे 2 घंटे बाद सोलर रेडिएशन या हम कह सकते हैं सनरेज होती है, वो पहुंचती है। वो कैसे, उसको समझिए बेटा। देखिए आपको पता है हमारी अर्थ कैसी है बेटा, जियोइड शेप में, ठीक है, ये आपको पता है। तो फ्लैट सरफेस पे आपको मैप दिख रहा है ना, फ्लैट सरफेस पे आपको मैप दिख रहा है, देखने का मतलब ये है। अब इसको ऐसे समझो आप, इसको ऐसे समझो बेटा आप, अब इसको देखिए आप, इसको गौर से देखिए एक बार, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये हमारा क्या है, पूरा अर्थ है, आपको पता है सन है ना, ये इधर इधर सन हो जाता है हमारा, एक सेकेंड, इधर से हमारे सनरेज आती है, ठीक है, ये आती है हमारी सनरेज, यहां से हमारी सनरेज आती है। अब आपको पता है बेटा क्या है, हमारी अर्थ जो है वो क्या है, गोल है, और वो टिल्ट है, अपने एक्सिस पे क्या है बेटा, टिल्ट है, और वो लगातार क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है। तो आप इसको समझिए, तो फ्लैट सरफेस पे इसको समझने की कोशिश करना है ना, मेरे साथ आप कोशिश करो समझने की। जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है, अब ये अर्थ है, अब ये अर्थ क्या कर रहा है बेटा, ये रोटेट हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। ये अर्थ जो है क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो जब अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है तो सबसे पहले जो सनरेज पड़ती है तो जापान में पड़ती है, वो आपको पता है, पैसिफिक ओशन के आसपास ना, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, सबसे पहले जो सूरज की रोशनी पहुंचती है वो कहां पे पहुंचती है, जापान में पहुंचती है। तो जब ये अर्थ, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये अर्थ है, ये जब ऐसे रोटेट हो रहा है, जब ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो सबसे पहले सनरेज किसके सामने पहुंचेगी, अरुणाचल प्रदेश के सामने पहुंचेगी। किसके सामने पहुंचेगी, अरुणाचल प्रदेश के सामने पहुंचेगी, क्योंकि पृथ्वी कैसी है बेटा, गोल है, और लगातार क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, लगातार क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट के साथ साथ रिवोल्यूशन भी कर रही है, ठीक है। तो रोटेट कर रही है, तो जब रोटेट कर रही है तो सबसे पहले जो रोशनी पड़ेगी वो किस पे पड़ेगी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात अभी दूर है, गुजरात अभी क्या है, यूं सर्कल पे इस तरफ है, उस तरफ रोशनी नहीं पहुंच रही है, अभी सिर्फ अरुणाचल प्रदेश क्या हुआ है, सनरेज के सामने आया है। फिर धीरे 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 करके अरुणाचल प्रदेश उधर जाने लगेगा और गुजरात सामने आने लगेगा, क्योंकि सर्कल शेप में है, फ्लैट शेप में नहीं है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ कैसी है, राउंड है, जियोइड शेप में है। तो सबसे पहले जो रोशनी पड़ेगी वो अरुणाचल प्रदेश पे पड़ेगी, फिर धीरे 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 करके रोटेट होगी, और रोटेट होने के बाद फिर गुजरात आएगा और गुजरात पे वो सनरेज पहुंचेगी। सवाल ये निकल के आता है कि सर 2 घंटे बाद सनरेज क्यों पहुंच रही है। सबसे पहले बात यह ध्यान रखना, टाइम लेग क्यों है 2 घंटे का, टाइम लेग इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ क्या है बेटा, जियोइड शेप में है, और दूसरी बात वो लगातार क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो सबसे पहले जो रोशनी पहुंचेगी वो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेगी, उसके बाद वो गुजरात में पहुंचेगी। सवाल निकल के आता है सर 2 घंटे में क्यों पहुंच रही है, क्योंकि याद रखना बेटा, सन रेज को 1 डिग्री ट्रेवल करने में 4 मिनट का समय लगता है। लगभग कितना लगता है बेटा, सन रेज को 1 डिग्री ट्रेवल करने में कितनी देर की समय लगता है, कितने देर का टाइम लगता है बेटा, 4 मिनट का समय लगता है। कितनी देर का टाइम लगता है बेटा, 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री सन रे को, सोलर रेडिएशन को ट्रेवल करने में कितनी देर का टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। इसको दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। अब देखो इधर आओ अब, अब देखो इधर आओ आप, क्या बताया था मैंने आपको कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। बताया था या नहीं बताया था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश ये लैटिट्यूड है हमारा, ठीक है। अब मसला क्या है, यहां पे जब सुबह की 8 बज रही होगी तो गुजरात में कितना बज रहा होगा बेटा, 6 बज रहा होगा, यानी कि 2 घंटे है ना। यहां पे घड़ी में 8 दिखा रहा है, यहां पे 6 दिखा रहा है, तो ये तो क्या हो रहा है, लगभग टाइम का कंफ्यूजन हो रहा है। और 2 घंटे का डिफरेंस क्यों आया है, 2 घंटे का डिफरेंस इसलिए आया है बच्चों क्योंकि सन रेज को 1 डिग्री ट्रेवल करने में 4 मिनट का समय लगता है। थोड़ा मैथमेटिक्स समझते हैं, 1 डिग्री को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट्स लगते हैं।
लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना आया था बच्चों? 30 डिग्री आया था। 30 डिग्री को 4 मिनट से इंटू करो तो 4 3 जा 12, यानी कि 120 मिनट। तो 120 मिनट को हम और क्या कह सकते हैं? 2 घंटे भी कह सकते हैं, यानी कि 2 आवर्स भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? 8 लैटिट्यूड को हमने माइनस किया था नहीं किया था? अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने, क्या होता था कि लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस और लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री है। 1 डिग्री को सन रेस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स लगता है। तो 30 डिग्री डिफरेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट्स लगेंगे, यानी कि 2 घंटे लगेंगे। यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में 8 बज रहे होंगे सुबह के, तो गुजरात में कितने बज रहे होंगे? 6 बज रहे होंगे। 2 घंटे लगते लगते 2 घंटे के बाद गुजरात में सन रेडिएशंस या सन रेस पहुंच पाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, टिल्ट है अपने एक्सिस पे और लगातार क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इसलिए सबसे पहले रोशनी पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश में, और 30 डिग्री का डिफरेंस होने की वजह से 2 घंटे बाद क्या होगा? गुजरात में आपकी सोलर रेडिएशंस, सन रेडिएशंस पहुंचेगी। अब मसला ये है कि सर ये तो टाइम का कंफ्यूजन हो गया है, यहाँ पे 6 बज रही है, वहां पे 8 बज रही है, तो इसको कैसे मैनेज करा जाए? तो इसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया है? देखिए बेटा, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, कौन सा लॉन्गिट्यूड है? ये निकल रहा है बीच में लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है बेटा। जैसे क्या बताया? लॉन्गिट्यूड कहां से निकल रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां से? मिर्जापुर में कौन सा गांव? नैनी गांव। वहां से 20। इसको ही क्यों लिया है सर? इसको स्टैंडर्ड क्यों माना जाएगा? स्टैंडर्ड इन द सेंस, कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम गुजरात में माना जाएगा और वही टाइम अरुणाचल प्रदेश में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी गांव के सेंटर में से लॉन्गिट्यूड निकल रहा है। इंडिया की लगभग ये सेंटर लोकेशन है जहां से ये क्या निकल रहा है बेटा? लॉन्गिट्यूड निकल रहा है। और इस लॉन्गिट्यूड को आपको ध्यान रखना है, इसका क्या है बेटा? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे जितना टाइम हो रहा होगा उतना ही टाइम अरुणाचल प्रदेश में माना जाएगा और उतना ही टाइम गुजरात में भी माना जाएगा। इसको ऐसे समझो, यहां 8 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं, ये कहां पे है? सेंटर में। डिफरेंस कितना था? 30 डिग्री का। सेंटर में कितना डिफरेंस होगा? 15 डिग्री का। यानी कि जब यहां पे 8 बज रहे हैं, यहां पे 6 बज रहे हैं, तो यहां पे कितने बज रहे होंगे बच्चा? यहां पे कितने बज रहे होंगे बच्चा? यहां पे बज रहे होंगे 7। यानी कि मिर्जापुर में कितने बज रहे होंगे? 7। तो क्या किया गया? गुजरात में तो 1 घंटे को जोड़ा गया। जैसे होता है ना, आधे रास्ते तुम आओ आधे रास्ते में आता हूं, तो गुजरात में तो 1 घंटे को जोड़ा गया। 6 प्लस कितना हो गया? 7 हो गया। और अरुणाचल प्रदेश में से 1 को माइनस किया गया, तो 8 - 1 कितना हो गया? 7 हो गया। यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड को इसलिए स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है क्योंकि ये इंडिया के सेंटर में से जा रहा है। यहां पे जितनी बज रही होगी उतनी ही गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश की घड़ी में दिखाई देगा। हां, सुबह यहां जल्दी होगी, यहां पे लेट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टाइम दोनों जगह पे सेम दिखाई देगा। क्योंकि जब यूपी के अंदर 7 बज रहे होंगे मिर्जापुर में, तब गुजरात अरुणाचल प्रदेश में भी 7 बज रहे होंगे और गुजरात के अंदर भी कितने बज रहे होंगे बेटा? 7 बज रहे होंगे। और इसी को क्यों लिया हमने उत्तर प्रदेश मिर्जापुर नैनी गांव को? क्योंकि ये इंडिया के सेंटर में से निकल रहा है, इसलिए इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है। क्योंकि जब मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के नैनी गांव में 7 बज रहे होंगे, उसी टाइम पे पूरे इंडिया में हर घड़ी के अंदर 7 बज रहे होंगे। और इस स्टैंडर्ड मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। यहां तो कोई दिक्कत है बेटा किसी को? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि रोटेट कर रही है, सर्कल शेप में है। 2 घंटे का ही क्यों है, ये मैंने फॉर्मूले से आपको समझा दिया है, ठीक है। और किस तरीके से उसे फिक्स किया गया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन एक फिक्स किया गया जो इंडिया के सेंट्रल लोकेशन में से निकल रहा है, बीच में से निकल रहा है, इसलिए इसको फिक्स किया गया। यहाँ पे 1 घंटा जोड़ा गया, यहाँ पे 1 घंटा घटाया गया, दोनों जगह पे क्या हो गई है? अब 7 बज चुकी है। एक सवाल और ये है, बच्चों के मन में रहता है, अधिकतर सवाल ये रहता है कि कन्याकुमारी के अंदर, यानी कि हम अगर बिल्कुल साउथर्न पार्ट में चल जाते हैं, वो सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर? ऐसा कहा जाता है कि कन्याकुमारी के अंदर दिन और रात के बीच का डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में जब आप जाते हो तो नॉर्दर्न इंडिया में आपको दिन और रात का डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है। अभी सर्दियां चल रही है यहाँ पे, तो सर्दियों में क्या है? सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है। फिर गर्मी शुरू हो जाएगी तो गर्मी में क्या होंगे? दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होने लग जाएगी। तो नॉर्दर्न एरिया में तो दिखने को मिल जाता है काफी ज्यादा डिफरेंस, लेकिन कन्याकुमारी वाले जो एरिया है वहां पे
वहां पे जो है टाइम, मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन है दिन और रात के बीच का ड्यूरेशन है, ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लगभग लगभग पे दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम ही होता है। सिंपल सा रीजन है, इतना ध्यान रखना है बेटा कि कन्याकुमारी वाला जो रीजन है वो इक्वेटर के नजदीक में है। इक्वेटर कितना है बेटा 0 डिग्री, और कन्याकुमारी वाला लैटिट्यूड कितना है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब कश्मीर चले जाओ ऊपर तो कश्मीर में कहा हो गया 37 डिग्री। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ जो कि लैटिट्यूड है कन्याकुमारी वाला, वो नजदीक पड़ता है। और इक्वेटर के पास जितनी भी जगह होती है वहां पे अधिकतर क्या होती है बेटा, सनरेज बहुत तेजी से पहुंचती है, क्योंकि वहां पे सन रेडिएशन ज्यादा पहुंचती है, तो वहां पे दिन और रात के बीच में डिफरेंस देखने को कम मिलता है एज कंपेयर टू नर्दर्न एरियाज में, क्योंकि नर्दर्न एरियाज में सनरेज पहुंचते पहुंचते स्लैंट हो जाती है ना। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से अगर 30 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तक अगर सनरेज पहुंच रही है तो वहां पे पहुंचने में उसे काफी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए वहां पे दिन और रात के समय, वो दिन और रात के बीच में ड्यूरेशन में जो होता है वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन सर्दर्न एरियाज में यानी कन्याकुमारी वाले एरिया में हमें दिन और रात के बीच में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है इतना ज्यादा। क्यों? कारण ये है क्योंकि वो इक्वेटर के नजदीक में है, और इक्वेटर के नजदीक वाले जो एरिया होते हैं वहां पे हमें गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है, और डे और नाइट का ड्यूरेशन हमें बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे सन की जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली पहुंचती है, और कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते वो काफी स्लैंट हो जाती है, क्योंकि कश्मीर एक हायर एल्टीट्यूड पे सेटअप हो रखा है। क्लियर बेटा? तो ये वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए बेटा, आप समझ पा रहे होंगे इसमें, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसके नीचे ही क्या है हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे हमारे क्या होता है ज्यादा गर्मी पड़ती है बेटा। और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ कश्मीर है, तो यहाँ पे सनरेज पहुंचते पहुंचते यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे सनरेज पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे सनरेज को पहुंचने में क्या होता है, काफी टाइम लग जाता है। तो सनरेज को यहाँ पे पहुंचने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से यहाँ पे ये एल्टीट्यूड जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ठंडे होते हैं। वेस्ट से लेकर ईस्ट की डिस्टेंस कितनी है ये आप देख लीजिएगा, सिंपल है 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक की कितनी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है बेटा 14 किलोमीटर है। ठीक है, अगर देखने में अब जैसे यहाँ पे भी एक सवाल निकल के आता है कि जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस सेम है यानी कि 30 डिग्री है, तो फिर ये वाला एरिया छोटा क्यों है और ये वाला एरिया बड़ा क्यों है। यानी कि जब आप नॉर्थ से साउथ में ट्रेवल कर रहे हो तो डिस्टेंस कितनी आ रही है 3214 किलोमीटर, और जब आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक ट्रेवल कर रहे हो तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2933 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है। तो ये इतना कम और ये इतना ज्यादा क्यों है, ये इसलिए बेटा क्योंकि ये तो सीधा सीधा है, बीच में अदर कंट्रीज कोई सी भी नहीं आती है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमें नेपाल और भूटान भी देखने को मिल जाती है। इस वजह से जो वेस्ट से ईस्ट वाली जो डिस्टेंस है वो थोड़ी कम है, और नॉर्थ से साउथ वाली जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वो 30 डिग्री ही रहने वाला है। इसके बीच में कोई कंट्रीज नहीं आ रही है, इसलिए इसका डिस्टेंस बड़ा है। सीधे सीधे चलते जाओ दौड़ते हुए, और वेस्ट से ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको नेपाल और भूटान भी देखने को मिलेंगे जो कि पड़ोसी देश है, तो वो वाला एरिया यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए 2933 किलोमीटर हमें डिस्टेंस देखने को मिल जाती है। आई होप ये आपको सब दे रखे, 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे, इधर गुहार मोटी गुजरात है, किबितौर अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न वाला पॉइंट, इधर इंद्राकोल लद्दाख, और इधर कन्याकुमारी तमिलनाडु। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आई होगी, सिंपल है, इतना कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड वाला हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आप इंडिया की लोकेशन को देखते हो एशिया के वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको और एशिया कॉन्टेक्स्ट में भी आपको बहुत जबरदस्त लोकेशन देखने को मिलेगी। कैसे लोकेशन देखने को मिलेगी सर, इसको समझाओ मुझे अच्छे तरीके से, लो इसको समझ लो अच्छे तरीके से। ये देखो, ये समझो, एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, सर्दर्न पार्ट पे है बिल्कुल, ठीक है, सेंट्रल लोकेशन है, इंडियन ओशन के ठीक नॉर्थ में है, एशिया के ठीक साउथ में है, और एशिया के ठीक सेंटर में भी है, यूरोप के नजदीक भी है और अफ्रीका के नजदीक भी है। यानी कि लोकेशन बहुत प्यारी है हमारे इंडिया देश की। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? अब वापस से हम उस स्लाइड पे चलते हैं, इंडिया इन द वर्ल्ड पे। कहां है वो हमारी स्लाइड, एक सेकेंड, आ जाओ। ये देखिए इंडिया इन द वर्ल्ड, तो इंडिया की अगर आप लोकेशन की बात करोगे तो सेंट्रल लोकेशन है। कैसे इसको समझते हैं, देखिए, चलिए देखिए, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जैसा कि अभी हमने बात करी, ईस्ट और वेस्ट एशिया कंपैरिजन में करोगे तो आप इंडिया की लोकेशन क्या है, बिल्कुल ठीक ठीक सेंटर में है।
साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एशिया के ठीक बिल्कुल साउथवर्ड एक्सटेंशन में है, यानी कि इंडियन ओशन के ऊपर है। अभी मैंने मैप से आपको समझाया था। ये देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया। जिस तरीके से इंडिया की एक सेंट्रल लोकेशन हमें देखने को मिलती है एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, इधर अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिलती है, और एशिया के अंदर साउथवर्ड एक्सटेंशन में देखने को मिलती है। ट्रेडिंग के रूप में या ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की एक बहुत ही शानदार लोकेशन है, जो कि इंडिया को सभी कंट्रीज आपस में जोड़ती है। और इसी वजह से इन सब चीजों की वजह से इंडिया के नाम पे ही एक इंडियन ओशन रखा गया है। द डेक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुला समझते हो ना बेटा, ये वाला हिस्सा होता है पेनिनसुला ना, ये वाला हिस्सा होता है पेनिनसुला। एक सेकेंड बेटा, ये वाला हिस्सा होता है पेनिनसुला, है ना। पेनिनसुला वो एरिया होता है, जमीन का वो भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है बेटा, उसे पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। हेल्प टू स्टेबलिंग कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीकन यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि जो पेनिनसुला वाला पार्ट है हमारा, वेस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट है, ईस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट है। वेस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट आपको वेस्टर्न एरिया से काफी ज्यादा कनेक्टेड करता है, और ईस्टर्न वाला पार्ट है जो ईस्टर्न एरिया से जो कनेक्ट करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो होती है ना बेटा, वो सी रूट से ही होती है, क्योंकि लैंड रूट और जो एयर रूट होता है ना बेटा, वो काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए सी रूट से काफी ज्यादा ट्रेडिंग होती है, ये एशियन टाइम पे भी और आज भी। तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट वाला एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और इंडिया एशिया के बीच में भी सेंट्रली लोकेटेड है। नीचे इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। इस वजह से ही इंडिया की इतनी शानदार लोकेशन होने की वजह से ही इंडिया के नाम पे ही इसके नीचे जो ओशन है उसका नाम रखा गया है इंडियन ओशियन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सिंपल सा लॉजिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। याद रखो बेटा, ऐसी कोई सी भी अदर कंट्री नहीं है जिसमें इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो जितनी इंडियन ओशियन की है, और इंडिया की इतनी शानदार स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने की वजह से ही एक ही ओशन है जिसका नाम उस कंट्री के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम है इंडियन ओशियन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि इंडिया एशिया के साउथवर्ड में है, सेंटर में है, ईस्टर्न कंट्री से बहुत अच्छे से जोड़ के हमें रखता है, वेस्टर्न कंट्री से हमें बहुत सारी चीजें जोड़ के ये रखता है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है बेटा कि जब हम सी रूट से कनेक्टेड नहीं थे आसपास में कंट्रीज से, तो उससे पहले भी ट्रैवलिंग वगैरह हुआ करती थी क्या? हाँ जी, बिल्कुल हुआ करती थी। आप 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आए हो कि चाइना से काफी सारे रूट डेवलप हुए थे, सिल्क रूट वगैरह डेवलप हुआ था, जो कि लैंड एरिया से कनेक्टेड हुआ था। बाद में सी रूट से बन गया था सिल्क रूट, लेकिन पहले क्या हुआ था बेटा, सिल्क रूट जो है लैंड रूट से कवर हुआ करता था। तो काफी सारे ट्रैवलर्स थे जो लैंड रूट से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, अपने साथ अपनी लैंग्वेज, अपने साथ अपने आइडियाज, अपने यहाँ के कल्चर को लेके जाते थे। चेंज होता था बेटा, एक्सचेंज होती थी, गुड्स का, कमोडिटीज का चेंजेस होना, है ना, विचारों का चेंजेस होना, गुड्स का चेंजेस होना, कमोडिटीज का चेंजेस होना, अपने थॉट प्रोसेस का चेंजेस होना, ये सारी की सारी चीजें हमें एशियंट हिस्ट्री में भी देखने को मिलती है। जब सी रूट डेवलप नहीं हुआ था, उससे पहले भी ट्रेवलिंग एक जगह से दूसरी जगह पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, तो काफी सारे ऐसे रूट्स थे जिससे हमें देखने को मिलती है, जैसे आइडियाज और कमोडिटीज काफी चेंज हुई। ये इंपॉर्टेंट पासेस थे बेटा जो लैंड रूट से कवर हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, जैसे बुर्जिल पास है, पीर पांजाल है, बनिहाल है, काराकोरम पास है, जोजिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पास है। वैसे यहाँ से एग्जाम में सवाल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके आइडिया के लिए इसको यहाँ पे रख दिया है। तो इससे ये निकल के आता है चीजें कि जब तक सी रूट डेवलप नहीं हुआ था, उससे पहले भी जो एशियन ट्रेवलर्स वगैरह हुआ करते थे, वो लैंड रूट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, और आइडियाज और कमोडिटीज का क्या होता था, लगातार एक्सचेंज बेटा हुआ करता था। क्लियर बेटा? किस तरह के आइडियाज एक्सचेंज हुआ करते थे सर? ये देखिए बेटा, द आइडियाज ऑफ द, एक सेकेंड बेटा, किस तरह के आइडियाज एक्सचेंज हुआ करते थे सर? द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी होगी, एंड द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहां से जब लोग कुछ ट्रेवल करके दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, तो यहाँ का ज्ञान वहां लेके जाएंगे, और दूसरी कंट्रीज के लोग जब यहाँ पे आएंगे तो वो वहां की नॉलेज और कल्चर यहाँ लेके आएंगे। तो इस तरह के आइडियाज हमें एशियन हिस्ट्री के टाइम पे देखने को मिलते हैं। द स्पाइसेस, मसलिन, अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। मसाले काफी ज्यादा गए, ठीक है। 6 क्लास का याद करो बेटा, ब्लैक पेपर, रोम में उसे क्या कहा जाता था? ब्लैक गोल्ड। रोम के ट्रेवलर्स यहाँ पे आया करते थे, यहाँ पे सोने के सिक्के दिया करते थे, और यहाँ से ब्लैक पेपर को लेके जाते थे, क्योंकि रोम के अंदर ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, क्योंकि उनको वहां का ब्लैक पेपर का स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद था। केरल, ये साउथ साइड में काफी सारे मसाले हैं, वो भी काफी ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल हुए हैं। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम, मीनारे वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और डोम वाले कॉन्सेप्ट है ना, जो गुम्बद बनाए जाते हैं, ठीक है, मीनार वगैरह बनाई जाती है, ये सारे के सारे आइडियाज, कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज
एक जगह से दूसरी जगह पे एशियंट हिस्ट्री में काफी ज्यादा ट्रेवल हुए हैं। ट्रेवलर्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, अपने नॉलेज और अपने ज्ञान को साथ में लेके जाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं और वहां से बहुत सारी कुछ चीजें सीख के अपनी कंट्री में भी क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो जब तक ट्रेनिंग नहीं हो रही थी उससे पहले भी एशियन ट्रेवलर जो हुआ करते थे बेटा, वो लैंड रूट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते थे। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं अपने लेक्चर के इंडिया साइज एंड लोकेशन में कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यानी कि इंडिया नेबर्स। इंडिया के पड़ोसी देश देख लीजिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, है ना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, है ना, म्यांमार, है ना, ये सब है। देखते हैं इसको एक बार अच्छे से समझते हैं कि कौन कौन से हैं। वो बस एक जीआईएफ टाइप था, इसको समझते हैं। देखिए इंडिया के पड़ोसी देश, देखिए इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। ये आपको पता है एशिया के सेंट्रली लोकेटेड है और साउथ एशिया में लोकेटेड है, बिल्कुल मिड में लोकेटेड है, ठीक है। और सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, इस वजह से ही इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशन को रखा गया है। इंडिया के अंदर जैसे करंट का आपको डाटा पता है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। और इंडिया शेयर्स इस बाउंड्रीज विद नॉर्थ वेस्ट में। अब देखिए इंडिया के पड़ोसी देश देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में किस किस के साथ ये बाउंड्री शेयर करते हैं बच्चों? नॉर्थ वेस्ट में इंडिया किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। नॉर्थ में किस किस के साथ करता है? ये चाइना में करता है, नेपाल में करता है, भूटान में। ये चाइना हो गया हमारा, ये नेपाल हो गया हमारा, ये भूटान हो गया। इसी वजह से यहाँ पे ये निकलती है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा थोड़ी कम है ना, 2933 किलोमीटर थी ना, ये कम इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे नेपाल और भूटान भी देश आ जाते हैं, इस वजह से डिस्टेंस थोड़ी क्या है, कम हो गई है। और नॉर्थ साउथ वाली थोड़ी ज्यादा बड़ी है, जो कि है 3214 किलोमीटर्स, ठीक है बेटा। ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आ गई आपकी? म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये बात ध्यान रखनी है। नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान। और ईस्ट में हमारे प्रॉपर हो जाते हैं बांग्लादेश और, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। दो आइलैंड कंट्रीज भी है बेटा, है ना, दो आइलैंड कंट्रीज भी जिसके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। देखिए बेटा, आर साउथर्न नेबर्स, सर्दर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज। ये बात ध्यान रखना है बेटा। कौन सी कंट्रीज है ये? 2 आइलैंड कंट्रीज है। कौन कौन सी बेटा? श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये आपको पता है बेटा, ये श्रीलंका है, ठीक है, ये हमारा पाक स्टेट हो गया और ये हो गया हमारा मालदीव्स। और मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में भी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट इन द गल्फ ऑफ मन्नार। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। देखिए स्टेट क्या होता है? एक वाटर चैनल है ना, एक नैरो वाटर चैनल जो 2 लैंड मास को डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए गौर से, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये वाटर चैनल है बेटा ना, ये नैरो वाटर चैनल है जो 2 लैंड मास को, एक और दो लैंड मास को क्या करता है बेटा? डिवाइड करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। और इंडिया और श्रीलंका को जो नैरो वाटर चैनल डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पाक स्ट्रेट बोलते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गल्फ और बे के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ये सबको पता है कि मालदीव्स आइलैंड जो है लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है। करीब 700 किलोमीटर का दोनों के बीच में डिफरेंस है। और लक्षद्वीप में मैंने आपको बता ही दिया है कि 35 आइलैंड्स का एक समूह है और मालदीव्स एक अलग कंट्री है। तो मालदीव्स और श्रीलंका 2 आइलैंड कंट्रीज है जो कि इंडिया के पड़ोसी देशों में से आते हैं, आइलैंड कंट्रीज में से आते हैं। और श्रीलंका और इंडिया को जो एक नैरो चैनल जो है, एक नैरो वाटर चैनल जो डिवाइड करता है 2 लैंड मास को, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पाक स्टेट बोलते हैं, जो कि श्रीलंका और इंडिया को आपस में क्या करता है? डिवाइड करता है। और इंडिया के पड़ोसी देश आपको ध्यान रखने हैं बेटा, नॉर्थ वेस्ट में हो गए आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, और आपके नॉर्थ में हो गए चाइना, नेपाल, भूटान, आपके ईस्ट में हो गए बेटा म्यांमार, बांग्लादेश। और 2 आइलैंड कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती है। कौन कौन सी? एक मालदीव्स आपको देखने को मिल जाती है और एक श्रीलंका देखने को मिल जाती है। और याद रखना, श्रीलंका और इंडिया को जो नैरो वाटर चैनल डिवाइड करता है उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? नैरो वाटर चैनल जो डिवाइड करता है 2 मेजर लैंडमास को। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। ये इंडिया साइज एंड लोकेशन था जिसे हमने कोशिश करी कि इसे हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समझने वाले थे वो मैंने आपको समझाया कि इंडिया का लोकेशन क्या है, लोकेशन कैसे निकाली जाती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या एक सिग्निफिकेंस होता है किसी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट करने में, ठीक है। साइज के बारे में हमने बात करी कि इंडिया का साइज क्या है, वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया से कंपेरिजन किया, 7th लार्जेस्ट कंट्री हमने पढ़ी, है ना, लैंड मास उसका हमने पढ़ा 15,200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन हमने देखी 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड।
पड़ोसी देशों के बारे में हमने बात करी, इंडिया का वर्ल्ड से क्या रिलेशन रहा है, एक सेंट्रल लोकेशन रही है, सभी देशों के बीच में रहा है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, आसपास बहुत सारे समुद्र जिन्होंने पूरी ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया को कनेक्टेड रखा। इसी वजह से इंडिया की ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है। इसी वजह से इंडिया का ओशियन का नाम, जो इंडिया के साउथ में, उसका नाम इंडियन ओशियन रखा, इंडियन पेनिनसुला बन रहा है। वेस्ट में देखोगे तो आप अरेबियन सी है, ईस्ट में देखोगे तो बे ऑफ बंगाल है, साउथ में देखोगे तो इंडियन ओशियन है। ट्रेडिंग के जरिए भी, और जब तक सी रूट डेवलप नहीं हुआ था उससे पहले भी एशियन ट्रेवलर्स एक जगह से दूसरी जगह पे आया जाया करते थे विद द हेल्प ऑफ लैंड, है ना, लैंड रूट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे। उपनिषद, है ना, रामायण के विचार हो गए, ठीक है, मसाले वगैरह हो गए, गोल्ड वगैरह हो गए, इन सब की भी ट्रेडिंग एक जगह से दूसरी जगह पे चलती हुई आ रही थी। और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इंडिया के पड़ोसी देश कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, जिसमें हमने 2 आइलैंड कंट्रीज के बारे में भी पढ़ा है, एक है हमारी मालदीव्स और एक है हमारी श्रीलंका। तो ये था टॉपिक, एक सिंपल सा टॉपिक था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस लेक्चर के जरिए मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं उन सवालों के जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में रखनी है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। जल्दी मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।